सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आरती आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी आपको और सभी सखियों को और सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। कुछ खिली खिली नजर आ रही है आरती? हाँ, क्योंकि आज खिलने का दिन है, पर्यावरण दिवस है। वैसे तो रोज ही हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, उनके बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन आज मैं आपसे पूछूंगी कि आपने लगाया कोई पौधा? बिल्कुल लगाया भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि आज के दिन पौधारोपण ना करें? आज तो बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी एक दिन पौधारोपन करें और बाकी दिन हम भूल जाएं। हमारे गमले में लगे फूल सूख रहे हैं, हमें वक्त नहीं है कि उसमें पानी डालें, खाद डालें, ये नहीं होना चाहिए। रोज आप पौधों से प्यार करें। जैसे आप एक खिला हुआ गुड़हल का फूल लेकर बैठी थी और कितना अच्छा लग रहा था। हालांकि ये हम कहते हैं फूल तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन गुड़हल का जो पेड़ है फूलों से लदा हुआ था, तो कोई एक फूल किसी को देने के लिए तोड़ लिया आपने, है ना? जी बिल्कुल। और आपके जो अपने जो ड्रेस पहनी हुई है उसके ऊपर इतने सुंदर सुंदर फूल बने हुए ना, उसको देख के और लग रहा है कि हाँ सच में फूलों की लगाना चाहिए, पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देना चाहिए, इसमें पानी देने का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है। तो ये चीजें अभी हमें करते रहना चाहिए। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी टिप्पणी भेजी है, अपने अपने अनुभव साझा किए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कौन सा पौधा लगाया है, नाम सहित लिखें। कई बार हमारे श्रोता ये भी बताते हैं कि हमने अपने घर के सदस्य की तरह पाला पोसा पौधों को, और घर के सदस्य की तरह ही नाम भी दिया। जैसे बच्चों के नाम होते हैं वैसे ही पौधों के नाम होते हैं। तो जरा फूलों के नाम भी बताइए कि कौन कौन से फूल आपके घर में हैं, और आपके दोस्त मित्रों के घर कौन से फूल हैं, और पेड़ों के नाम बता सकते हैं। अभी जैसे जब हम देखते हैं कहीं सड़कों पर जा रहे होते हैं गलियों में, तो गुलमोहर की सुंदर कतार और अमलताश के फूल ऐसे डालियां बिल्कुल लटकी रहती है। कितना खूबसूरत लगता है देखने में। बस लेकिन गुलमोहर को देखकर एक ही बात लगती है कि जैसे बारिश आएगी सारे गुलमोहर झड़ जाएंगे, तो बड़ा उदास सा कर जाता है। तो ऐसे पौधों से प्यार करना चाहिए। हालांकि वो जो गुलमोहर झड़ता है जहां पर जिस सड़क या गली पर, तो वो गली भी खूबसूरत हो जाती है। ये भी देखिए, इसमें भी नजरिया दिखता है ना। वो फूल है, वो उनको गिर जाना है, लेकिन देखिए फिर भी कितनी सकारात्मक बात है कि वो खिलते हैं, वो उगते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं, हम उनको देख के खुश होते हैं। तो वो गिरना भी उन्हें नहीं कहेंगे, वो नजरिया हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो फूल खूबसूरती के लिए नीचे आते हैं, झड़ते हैं, उसे गिरने नहीं। आपका लेखक जो चीज होता है ना, आपके अंदर का जो लेखक है, वो जो बातों में निकल आता है ना, तो सच में बहुत मजा आता है सुनने में। तो हम उसे ये कहते हैं गुलमोहर झड़ते हैं, तो ये बदल जाता है। अब मैंने इसलिए ये कहा कि हमारा नजरिया कैसा होता है। देखिए आपके नजरिया, मेरे नजरिया, मैंने कहा गिरते हैं, आपने कहा झड़ते हैं। तो बस ऐसे ही जैसे हम कहते हैं ना कि पानी, एक गिलास पानी है, कोई कहता है कि आधा गिलास पानी है, कोई कहता है कि पूरा भरा नहीं है, और कोई कहता है कि गिलास खाली है। तो ये जो खाली और भरा हुआ होता है, ये शब्द का फेर है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी ताकत है। हम बच्चे जब खेल रहे होते हैं, कहीं किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो बच्चों से कुछ लोग ये कहते हैं, अरे देखो गिर जाओगे। कुछ माएँ ये कहती हैं कि देखना संभाल के चढ़ना। ये नजरिए का फर्क होता है, और इससे आपके पूरे व्यक्तित्व की गढ़न पता चलती है कि आपका कैसा व्यक्तित्व है। अब ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं, जरा बता तो दीजिए। क्योंकि हमारे विषय है जिनके पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये एक तो हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पे, और हम बात करने वाले हैं मुझे कुछ कहना के अंतर्गत नजरिया तय करता है व्यक्तित्व। तो ये बातें हमारे श्रोता कहेंगे, बिल्कुल बताएंगे, और जो वो कहेंगे वही हम उन तक पहुंचाएंगे, उनकी टिप्पणी बातें। तो आपका नजरिया क्या कहता है? आप किस तरह से बात करते हैं लोगों से, और लोग आपसे किस तरह की बातें करते हैं? कोई यादगार घटना हो तो साझा कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या बात करेंगे? इसके अलावा हम घूमने चलने वाले ना। अच्छा, कहाँ? नेतरहाट जाएंगे हम, झारखंड में। अच्छा, मतलब हम अपने श्रोताओं को साथ लिए चलेंगे। जी बिल्कुल। और गंगा दशहरा जब मेला लगता है, गंगा दशहरे पे, मेले की तो बस बात ही क्या कहने। जो चीज हमें नहीं भी चाहिए होती वो भी वहां से देखने में इतनी सुंदर सुंदर चीजें लगती हैं कि वो भी हम उठा लेते हैं। तो आज ये दिवस है
तो इसके बारे में भी हमारे श्रोता बताएं। गंगा दशहरा एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, खास तौर से जहां पर गंगा नदी बहती है। और प्रयागराज की बात करें तो वहां संगम है, तो वहां तो बड़े पैमाने पर ये त्योहार मनाया जाता है। तो जो भी श्रोता इस बारे में जानकारी रखते हैं टिप्पणी भेजें। फिलहाल हम एक देशभक्ति गीत सुनते हैं और उसके बाद फिर आते हैं और बातें लेकर। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। आरती, आप कहाँ खो गई हैं? मोबाइल में क्या देख रही हैं, बताइए जरा। आज हम गंगा दशहरा की बात करने जा रहे हैं, तो हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने बहुत कुछ लिखकर भेजा है, तो उसी को पढ़ने की मैंने कहा कि पढ़ूं उसी को। जोर से पढ़िए जरा, बताइए, हमारे श्रोता भी सुने। मन जो लिखकर भेजा है हमें जानकारी। तो एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि दश का अर्थ है 10 और हरा का अर्थ है हरना। इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजन से 10 प्रकार के पाप जो होते हैं, जैसे 3 है कायिक, 4 है वाचिक, 3 है मानसिक, वो नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और वाल्मीकि रामायण में गंगा जी की महिमा विस्तार से वर्णित की गई है। माँ गंगा को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। इस पवित्र नदी में स्नान करने से अपने आसपास का सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है और माँ अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर करती है। एक श्रोता ने लिखा है कि गंगा दशहरा मुख्य रूप से माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण होने का पर्व है। पुरानी कथाओं की माने तो राजा भगीरथ ने अपने पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए माँ गंगा की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने गंगा दशहरा के दिन पृथ्वी पर अवतार लिया था। जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गंगा दशहरा के दिन देवी गंगा की पूजा होती है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और गंगा की आरती का भी आयोजन होता है। और गंगा दशहरा को गंगा अवतरण दिवस के नाम से भी जाना जाता है, कि माना जाता है कि इस दिन उनका अवतरण हुआ था धरती पर।
और जब गंगा के किनारे जाते हैं तो ये तो जब हम आध्यात्म की ओर उन्मुख होते हैं तो ये तमाम बातें आती हैं कि हम मुक्ति मिलेगी पाप से। लेकिन असल में जब हम किसी नदी के किनारे जाते हैं तो कितना सुंदर एहसास होता है। लगता है कि अगर हम पर्यावरण को अपने सुरक्षित रखेंगे तो हमारी बरसात समय पर होती रहेगी और नदियां सूखने से बचेंगी, हरी भरी रहेगी हमारी नदी भी। तो गंगा के किनारे जब हम जाते हैं वहां एक बात का ख्याल हम रख सकें तो रखना चाहिए जरूर कि वहां जाते हैं, वहां मौज मस्ती करते हैं, नहाते हैं और वहीं पर जो कुछ भी खाने पीने की चीजें ले जाते हैं पानी में ही विसर्जित कर देते हैं। ये बहुत गलत है। हमने देखा है लोगों को नौका विहार करते हुए, लोग फूल मालाएं तो ले ही जाते हैं, लाई चना दाने चिड़ियों को खिलाने के लिए दुनिया भर की चीजें ले जाते हैं। खैर चलिए, जो लाई आप ले जाते हैं दाने वो तो चिड़ियां खा लेती हैं, और जो साइबेरिया से पक्षी आते हैं वो नदी पर, गंगा नदी पर तैरते रहते हैं तो वो उसे खा लेते हैं। लेकिन जो आप तरह तरह के फूल मालाएं, बड़ी बड़ी मालाएं ले जाके वहां विसर्जित करते हैं, मूर्तियां डालते हैं और आध्यात्म के नाम पर वहां जो गंदगी करते हैं उससे कितना ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है। इसका ख्याल रखें तो ये सबसे बड़ा पुण्य कहलाएगा कि आप गंगा नदी की सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा आध्यात्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज है, हमें जो ये गंगा पर्व मनाते हैं, गंगा दशहरा का पर्व, वो एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इसे गंगा अवतरण के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन वही उन्होंने भी बताया कि इस दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए मनाया जाता है इस पर्व को। और बाकायदा गंगा के किनारे इस दिन बहुत सारे लोग जाते हैं, वहां पर मेला लगता है। वहां गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है प्रयागराज में, तो वहां की बात बता रहे हैं कि वहां जमुना के किनारे भी मेला लगता है बाकायदा। वहां जमुना बैंक रोड है और गंगा के किनारे तमाम लोग जाते हैं, खास तौर से महिलाएं जाती हैं, अपनी मन्नतें मांगती हैं और देवी माँ की आराधना करती हैं। और तो और बड़े संवेश सुरों में वहां पर कुछ देवी गीत गाती हैं, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। लोकगीत जो गाती हैं वो अपने और चूल्हा जलाती हैं, लकड़ी का चूल्हा जला के वहां पे पूड़ियां बनाती हैं और कुछ खीर पूड़ी जो भी देवी को चढ़ाना होता है करती हैं और साथ में गीत भी गाती हैं। तो सुनिए, तो देखिए।
तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर की आवाजें थी, शैलेंद्र के बोल थे और इस गाने में पूरा गंगा का परिदृश्य नजर आता है कि सुहागिन औरतें जाती हैं और अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं, मन्नतें मांगती हैं, मन्नत पूरी होती है तो वहाँ पूजा अर्चना करती हैं। लेकिन फिर वही बात कहेंगे हम कि जब भी वहाँ जाएं, पूजा अर्चना करें, लेकिन वहाँ पर गंदगी करके ना आए, गंदगी छोड़कर ना आए। जो कि पॉलीथीन या इस तरीके की प्लास्टिक की चीजें आप ले जा रहे हैं, उनको किसी बैग में भर के वापस ले आए और जहाँ पे डालना चाहिए उसी में डालें, डस्टबिन में। और अगर इसका ख्याल रखेंगे तो जब कहीं किसी पर्यटन स्थल पे जाएंगे, घूमने जाएंगे तो वहाँ की जो खूबसूरती है वो जस की तस बनी रहेगी। वरना जो भी पर्यटन स्थल है वहाँ भी कचरे का ढेर लग जाएगा, कचरे का अंबार हो जाएगा। तो आपने आरती आज कहा था कि हम चलेंगे घूमने और नेतरहाट, झारखंड। तो जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो सिर्फ घूमते नहीं हैं, बल्कि वहाँ की जगह को अपने जहन में बसा कर ले आते हैं। वहाँ की बोली, भाषा, परिवेश, खान पान, रहन सहन, वहाँ के लोग, जो प्यार मोहब्बत मिलती है वो सब हम बटोर कर ले आते हैं। तो जब घूमने जाए तो इन सारी बातों का ख्याल रखें। तो कहाँ चल रही हैं बताइए? आज हम चल रहे हैं नेतरघाट। नेतरहाट में जाएंगे और वही झारखंड का है जगह। तो नेतरहाट, जिसे कि हम छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जानते हैं, भारत के झारखंड के लातेहार जिले में एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और आदिवासी बहुल इस इलाके के अधिकतर हिस्सों में जंगलों का फैलाव है और शायद इसीलिए इतना सुंदर अनछुआ सा है जगह ये। साल, सागवान, सखुआ और बांस के घने जंगलों से घिरी हुई जगह है ये। यहाँ की स्थानीय भाषा में बात करें तो नेतरहाट का अर्थ होता है बांस का बाजार। और यहाँ हम बात कर रहे हैं स्थानीय की भाषा की, तो हिंदी के साथ यहाँ पर संथाली भाषा भी बोली जाती है। और यहाँ के मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ हमेशा खुशनुमा रहता है और जमकर बारिश होती रहती है। और नेतरहाट में उगते सूरज का नजारा देखना बहुत ही खूबसूरत लगता, भव्य और रोमांचक होता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसके साथ ही यहाँ के सनसेट पॉइंट, जो कि मंगोलिया पॉइंट के पास है, वो बड़ा ही मनोहारी होता है, देखने लायक होता है जब सूरज पहाड़ों के बीच छिपता है। नेतरहाट को इसकी खूबसूरती की वजह से ही झारखंड का दिल कहा जाता है। और नेतरहाट से 68 किलोमीटर दूर लोध वाटरफॉल इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। 468 फीट ऊंचा ये झरना झारखंड का सबसे ऊंचा झरना कहलाता है और इसका नजारा इतना मनमोहक होता है कि पलकें झपकाना भी भूल जाएं हम। जी, और लोध वाटरफॉल के अलावा यहाँ पर और भी कई झरने हैं, जिनमें से घाघरी वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है। घाघरी जो वाटरफॉल है, दरअसल दो झरने हैं ये, एक तो है निचला घाघरी वाटरफॉल और दूसरा है ऊपरी घाघरी वाटरफॉल। दोनों ही खूबसूरती की मिसाल हैं, जिन्हें देखे बिना प्रकृति के जादू को हम समझ नहीं सकते। तो वाटरफॉल के आसपास इतने घने जंगल हैं कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती हैं। और निचले घाघरी वाटरफॉल की तरह ये जो हमने बताया यहाँ पे सूरज किरणें नहीं पहुंच पाती, वो निचला घाघरी वाटरफॉल है। और ऊपरी जो घाघरी वाटरफॉल है वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन आसपास घने जंगल नहीं होने की वजह से ये पिकनिक के लिए बेहतरीन जगह है। यानी कि आप पिकनिक मनाने जा सकते हैं, टेंट लगा सकते हैं, अपना कैंपिंग कर सकते हैं। नेतरहाट ट्रैकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और जब पहाड़ की ऊंचाई से नेतरहाट की खूबसूरती को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। और इसके अलावा एक और छिपा हुआ सौंदर्य का खजाना है, वो है बदका बांध। जब हम सनसेट पॉइंट के लिए मंगोलिया पॉइंट जाते हैं तो रास्ते में एक बड़ा ही खूबसूरत झील मिलती है। इतनी सुंदर, सुकून भरी और शांत जगह कि वहां ठहर जाने को दिल करता है, लेकिन जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। इसके किनारे बहुत से जहरीले सांप भी होते हैं, इसलिए यहाँ बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। तो जंगल का एरिया, ऊपर से पानी, तो ये तो होना ही है। बिल्कुल। तो सांप अगर कहीं दिखे या आप संभल कर जाएं, देखते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि घने जंगल के बीच चले जाएं और वहां आपका सामना सांप से हो और आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं। जी, तो नेतरहाट में देखने लायक जगहों की कमी नहीं है। इनमें से एक है बेहद खूबसूरत नाशपाती गार्डन। मौसम की अनुकूलता के कारण नेतरहाट में पैदा होने वाली नाशपाती का स्वाद जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए यहाँ की नाशपाती की मांग पूरे देश भर में रहती है। और यहाँ की नाशपाती की बागवानी सरकार के अलावा स्थानीय ग्रामीण भी करते हैं। यहाँ की नाशपाती बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु तक भेजी जाती है।
और नेतरहाट अपने नेशनल पार्क के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। वो है बेतला नेशनल पार्क। प्रकृति को पास से देखने और महसूस करने के लिए ये नेशनल पार्क बहुत ही सटीक जगह है। और बेतला नेशनल पार्क 970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ बाघ है, हाथी, हिरण, बाइसन जैसे जानवर देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा इस नेशनल पार्क में कई वाटरफॉल भी हैं। इसके अलावा सदनी फॉल भी बहुत सुंदर झरना है जो कि सांप के आकार का है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और इसके साथ साथ कोयल क्यू पॉइंट भी है जो कि इतनी सुंदर नदी है जिसके नज़ारे मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। जी, और इसके अलावा नेतरहाट का आवासीय विद्यालय भी यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से एक है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, जो कि हरे भरे वातावरण में आश्रम की तरह सा दिखाई देता है। वहाँ पढ़ाई करके बहुत से छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सेवक बने हैं। नेतरहाट अपने बॉक्साइट की खनिज संपदा के लिए भी जाना जाता है। और नेतरहाट जाने के लिए आप ट्रेन, सड़क या हवाई मार्ग किसी को भी आप ले सकते हैं। इसका निकटतम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। ट्रेन से जाने के लिए रांची और लोहरदगा स्टेशन इसका निकटतम रेलवे स्टेशन है। तो घुमक्कड़ी का आनंद उठाने के लिए इस बार चलते हैं हम नेतरहाट की तरफ। और सुनते हैं ये गाना। फूलों के ढेर हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में, खिलती बहारों में, प्यार मिले तो रुक जाए। फूलों के ढेर हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में, खिलती बहारों में, प्यार मिले तो रुक जाए। कहीं भी चले हैं दूर हम दीवाने, कोई रसीला सा, बाका सजीला सा, यार मिले तो रुक जाए। चले हैं दूर हम दीवाने, कोई रसीला सा, बाका सजीला सा, यार मिले तो रुक जाए।
तो ये गाना हमारी सखियों और सखाओं ने सुना। ज़मीर फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, सपन चक्रवर्ती का संगीत था जी। और श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं कि कहाँ वो घूमने गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हम रांची में रहते थे। रांची शहर पहले बिहार का हिल स्टेशन है। रांची अब झारखंड राज्य की राजधानी है। रांची के पास 100 किलोमीटर की दूरी पर नेतरहाट हिल स्टेशन है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बड़े बड़े वृक्ष और चारों तरफ हरियाली, बहुत सुंदर स्थान है। ताज़ा हवा, शुद्ध वातावरण मन को तरोताज़ा कर देता है। जी। एक और श्रोता जो लिखती हैं कि वो प्रकृति का जो अलग ही नज़ारा है वो इस जगह पर दिखता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ज़िले हैं यहाँ पे, साथ ही कुछ जंगल भी वहाँ पे जाते हैं। मैं इस जंगल में, मतलब ये जंगल के एरिया है, कह रही मैं वहाँ पे जाना तो चाहती हूँ पर मैं जा नहीं पाई हूँ अभी तक। और वो बता रही कि बहुत ही सुंदर जगह है ये, और जहाँ पे रह के आप मतलब जिसकी खूबसूरती में आप खो जाए, इतनी सुंदर जगह है ये। और एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि झारखंड का प्राकृतिक स्थान नेतरहाट पर्यटन अपनी सुंदरता और आकर्षित कर देने वाले सनराइज और सनसेट पॉइंट के लिए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेतरहाट पर्यटन स्थल को छोटा नागपुर की रानी की संज्ञा भी दी गई है और ये लातेहार में है। और जब भी आप झारखंड के लिए जाएं तो यहाँ पे घूमने के लिए जरूर जाएं। और ये कहते हैं कि झारखंड की धरा पर प्रकृति की सबसे खूबसूरत भेंट नेतरहाट है, जिसे छोटा नागपुर की रानी, वही बात लिखी है इन्होंने। और एक श्रोता ने लिखा है कि नेतरहाट में कभी मैं तो गई नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे लिए मेरे राज्य में है तो मुझे उसके बारे में जानकारी है। यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत झीलें हैं, प्रकृति का अलग ही नज़ारा है। इस शहर में खासकर झीलों के मामले में तो ये शहर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। साथ में कुछ जंगल भी हैं और इस जगह मैं ज़रूर जाना चाहती हूँ जी। और अब मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ यहाँ पर क्योंकि वक्त हो चला है ब्रेक का। निर्देशक अमोल गुप्ते। समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा जो है इधर क्यों नहीं दिख रहा लोगों को। अरे क्योंकि वो तारा जो टूट के गिरा है वो जमीन पे गिरा है और दिन में नहीं दिख रहा। तारे जमीन पर। फिल्म तारे जमीन पर के लेखक और क्रिएटिव डायरेक्टर। मैं कभी बतलाता नहीं। स्टैनली का डिब्बा और हवा हवाई जैसी फिल्में भी उन्होंने ही बनाई। मेरे वर्ग में स्टैनली मंटेरो नाम का बच्चा था, तो ये बेचारा स्टैनली जो है रोज आता था, तो टूटा फूटा एल्यूमिनियम का डब्बा था, तो खुलता था, जो उसकी महक थी वो अब तक मुझे याद है। आज के मेहमान अमोल गुप्ते, 18 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और आरती आज जो लाल गुड़हल का फूल हाथ में लिए हुई थी, उसकी खूबसूरती के पीछे कितनी मेहनत छिपी है, इस पर कभी गौर किया आपने? अरे बहुत मेहनत छिपी है और गौर भी किया। और मैं भी ध्यान रखती हूँ, जब मैं पौधे लगाती हूँ, घर पे भी लगा रखे हैं मैंने, तो उनको कब पानी देना है, कब उनका ध्यान रखना, उनको खाद कब देनी है, कितनी देनी है, कितना पानी देना है और किस किस समय पे देना है, वो भी इस चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ क्योंकि गर्मियों के दिन है तो पौधे को उस हिसाब से हमें ध्यान भी रखना पड़ता है। और जो पौधों की देखरेख करते हैं वो जो हमारे माली हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम लोगों को देखा है कि माली को घर में बुला लेते हैं और अपना पौधों वाला काम करवाते
लगवाते हैं और उनसे खाद डालना, बहुत मेहनत करते हैं वो पौधों को ठीक रखने के लिए, पुष्पित पल्लवित करने के लिए, लेकिन वहाँ उनको उनके हक देने के लिए, उन्हें पैसे देने के लिए लोग बहुत कटौती करते हैं, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। तो कितनी मेहनत करते हैं वो आपके घर को सुंदर बनाने के लिए, फूलों को रोपने के लिए, तो वहाँ पर बचत करने की बजाय आप और जो फिजूल खर्ची है वहाँ बचत कर लेनी चाहिए। आपने ये चीज़ पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो इतनी मेहनत करके हमारे लिए इतना काम कर रहा है उसके पैसे ना मार के हम अपनी जो चीज़ें फालतू के लिए आती हैं, कहीं बाहर भी चले गए तो कुछ खा लिया, उसमें इतने पैसे खर्च कर देते हैं, तो उससे बेहतर है हम किसी की मदद ही कर सकें। तो आज पर्यावरण दिवस पर हम क्यों मनाते हैं? सजगता बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए। ये बातें तो हम सभी जानते हैं, हम श्रोताओं से चाहते हैं कि वो बताएं कि उनके घर में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनके नाम अगर उन्हें पता है, वो किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से जागरूक है, ये बात हमें बताएं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। जी, और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि 5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, और ये घोषणा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन था उसके उद्घाटन के दिन की गई थी। इसके अगले ही साल यानी से 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। उसके बाद से हर साल इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, क्योंकि ये धरा, ये पृथ्वी हम सभी की है, तो इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। और प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना, इस थीम के साथ आज हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस पर कोरिया गणराज्य इस वैश्विक समारोह की मेजबानी कर रहा है, और इस वर्ष ये दिवस प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर केंद्रित रहेगा। और 1973 से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है उसके नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे बड़ा वैश्विक मंच बना हुआ है। प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने, कम करने, फिर से उसका उपयोग करने और उसका जो पुनर्चक्र है उस पर विचार करने की जरूरत है। इसलिए भी आज पर्यावरण दिवस पर इस संदर्भ में बहुत सारी गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, परिचर्चाएं की जाती हैं, और किस तरह से प्लास्टिक को इस दुनिया से हटा दिया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया जाता है। ये वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण जो है ये एक मुसीबत बन गया है, और इस प्रदूषण को समाप्त करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। जी, और यहाँ पर इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना केवल इकलौता पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इनमें समुद्री जीवन की रक्षा करना, क्योंकि अगर प्लास्टिक जो चीज़ है वो अगर समुद्र में चली जाए तो वो वहाँ के जो जीव हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है, और जैव विविधता का संरक्षण करना और टिकाऊ उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना भी शामिल है। तो पर्यावरण की सुरक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो एक दिन धरती बिल्कुल हरियाली से दूर हो जाएगी, वंध्या हो जाएगी। तो हरियाली, धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सचेत रहें, सजग रहें। फिल्मी गाने जो फूलों की घाटियों में पिक्चराइज किए जाते हैं, एक दिन फिर तरस जाएंगे हम सब उन गानों के लिए, उन पिक्चराइजेशन के लिए। अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन? डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बहार है क्या? मैंने पूछा बागों में बहार है? कलियों पे निखार है? हाँ है। तो तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। ओ बागों में बहार है, कलियों पे निखार है। ओ तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बहार है। देखो मुझे सैया, बोलो तुमको इकरार है? हाँ है। फिर
फिर भी इनकार है। हाँ है? ओ, तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 ना। बागों में बहार है। रहूंगी छुप के पिया तेरे मन में रहूंगी। तुमने कहा था मैं सौ दुख सहूंगी छुप के पिया तेरे मन में रहूंगी। मैं सब कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी तुमको जिसका इंतजार है। फिर भी तकरार है। ओ, तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 नहीं नहीं नहीं। बागों में बहार है। अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी। होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी। होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। बेचैन रहती है प्रेम दीवानी। बोलो क्या दिल बेकरार है। मुझ पे एतबार है। जीना दुश्वार है। आज सोमवार है। तुमको मुझसे प्यार है। आरती, आज 5 जून है और विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं और हमारे बहुत सारे श्रोता टिप्पणी भेज रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल आम बहुत खाए जा रहे हैं, आम का मौसम है, गुठलियां संभाल कर रख लें। कहीं घूमने जा रहे हो तो उनको मिट्टी में रोप दें, नदी के पास या गार्डन में या खेतों में, तो या जो भी जगह ऐसी लगे धरा में पेड़ कम है वहां लगाएं। अपने गमले में भी आम का पौधा लगा सकते हैं। वो बोनजाई पौधा होगा जो गमलों में लगता है। वैसे तो आम के पेड़ को मिट्टी में ही लगाना चाहिए, जमीन पर ही। जी। और एक श्रोता लिखते हैं कि ऋषियों मुनियों का देश पर्वतों, कंदराओं, नदियों, समंदर और घने जंगलों से कभी आच्छादित रहा है ये देश यहाँ पे। और लेकिन क्या हुआ कि हमने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट डाला, पहाड़ों पर घर बसाए, रोड बनाए, जिससे उन्हें नुकसान हुआ। फिर वो हमसे नाराज हुए और शुरू हो गया विनाश का एक नया अध्याय। बरसात कम होने लगी, गर्मी अधिक पड़ने लगी, भूस्खलन होने लगी और हमारी जो जड़ी बूटियां थी वो पेड़ पौधे नष्ट होने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अपने शासकीय आवास में आम, जामुन, जामफल, अनार, सीताफल और कटहल के पेड़ लगाए हैं। न सिर्फ लगाए बल्कि उनके फल खाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। जी। और एक और लिखते हैं कि मैंने अपनी जो शॉप है उसके आगे जमीन में गुलमोहर, गमले में स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, ये सब चीजें उन्होंने लगाई हुई हैं जिससे कि हरियाली आसपास दिखती है। एक हमारी सखी है जिन्होंने लिखा है कि शहरों में लोग धूल रोकने के लिए बंगलों में अशोक वृक्ष लगाते हैं, लेकिन इससे वर्षा को आकर्षित करने में कोई मदद नहीं मिलती। नीम और पीपल जैसे विशाल वृक्ष ही पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। बकौल निदा फाजले, सुना है अपने गांव में रहा नहीं वो नीम, जिसके आगे झुकते थे सारे वैद्य हकीम। जंगल ही वर्षा करा सकते हैं और पर्यावरण में सुधार के साथ महत्वपूर्ण जड़ी बूटी का उत्पादन संभव कर सकते हैं। जंगलों के नष्ट होने और नदियों के सूखने के कारण जानवर शहर की ओर भाग रहे हैं। कुछ ही वर्षों में इंसान की हालत बदतर हो जाएगी। इंसान भागकर आखिर कहाँ जाएगा? बहुत जरूरी सवाल इन्होंने पैदा किया है, वो ये कि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए, वरना एक दिन जंगल से प्राणी चले आएंगे, क्योंकि उन्हें जब पानी नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेंगे तो कहाँ जाएंगे? शहरों की ओर आएंगे। और एक श्रोता है जो पर्यावरण की शुभकामनाएं देते हुए, दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखते हैं कि आओ मिलकर शपथ लें, हरियाली से जीवन रचें, पेड़ लगाएंगे, धरती बचाएंगे। प्रकृति से प्यार करो, जीवन साकार करो। हवा, पानी और धूप है अनमोल, इन्हें बचाना है हम सबका गोल। पर्यावरण की रक्षा करो, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा करो। धरती पुकार रही, हरियाली फिर से मांग रही।
और ये साथ ही लिखते हैं कि पर्यावरण जो है वो हर दिवस जो हर भारतीय के लिए मतलब हर एक इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। ये दिन हमें सिखाता है कि पर्यावरण की रक्षा करना कोई विकल्प नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। इसका उद्देश्य है लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना ताकि लोगों को पर्यावरण के बारे में पता चल सके। और एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस पर हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए। हमें दूसरों को नहीं, पहले अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। और अब ये गाना सुना चाहिए। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से। अपनी ही जुल्फ को और उलझाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। वो इलाहाबाद में पैदा हुए और अभिनय का शौक उन्हें ले गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उसके माहौल से ही सीखा है। वहां से मुंबई की राहें खुली और उन्होंने बनाई अपनी जिंदगी की पहली निर्देशित फिल्म हासिल। आंखें भी होती है दिल की जुबान। यहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ निर्देशन का। हासिल के बाद आई चरस, साहब बीवी और गैंगस्टर, और इसके बाद आई पान सिंह तोमर। एक बार रेस शुरू हो गई, फिर आप आगे हो के पीछे हो, रेस को पूरा करना पड़ता है। जाने माने निर्माता, निर्देशक और अभिनेता तिग्मांशु धूलिया। मैंने एनएसडी में एक्टिंग में स्पेशलाइज किया, लेकिन निकलने के बाद मैं फिल्में करने लगा और डायरेक्शन में चला गया। मेरे कोई कभी एक्टिंग नहीं की मैंने। बॉम्बे टॉकीज 7 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली और आरती हम पर्यावरण की बातें कर रहे थे। एक श्रोता ने लिखा है, एक सवाल छोड़ा है हमारे जहन पर, शायद ये अंकित हो जाए। कभी अपने आसपास के पेड़ पौधों को गौर से देखें तो वो बिल्कुल हरे भरे, कभी फूलों से लदे हुए और कभी मुरझाती हुई पत्तियों के पीछे से नई पत्तियों के रूप में खिलते हुए नजर आते हैं। जरा सोचिए, अगर इन पेड़ पौधों की पत्तियां एक दिन सोच लेती कि चाहे जो हो जाए हम अपने पेड़ की डाली को पकड़ कर बैठे रहेंगे और नए पत्तों को आने नहीं देंगे, तो क्या प्रकृति इतनी सुंदर होती? शायद एक समय के बाद यहाँ सब कुछ बेजान, सड़ा गला और उदासी भरा हो जाता। प्रकृति में पुरानी बातों, पुरानी चीजों को आसानी से छोड़ देने या बीत जाने की बेहद खूबसूरत प्रथा है। हम इंसानों में इसकी कमी है। जी, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है इन्होंने इस चीज को।
और इसी के साथ नजरिया, बिल्कुल वही मैं कहने जा रही थी, बात नजरिया की है, नजरिया की बात है। तो इसी पे श्रोताओं ने भी बहुत कुछ लिखकर भेजा है। हाँ। तो एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि नजरिया बदलने से ही स्थिति ही नहीं पूरा जीवन बदल जाता है। और नजरिया बदलने पर या तो आप किसी को बिल्कुल ही सकारात्मक तरीके से देखेंगे या फिर नकारात्मक तरीके से देखेंगे। परंतु अगर नकारात्मक तरह से देख रहे हैं तो आपको अपने जीवन से निराशा ही मिलेगी, लेकिन यदि आप सकारात्मक तरीके से देखना शुरू कर दिया आपने तो फिर आपका जीवन जो है वो नया मोड़ ले लेगा। उसके विषय में भी आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जितने लोग सफलता के उच्चतम शिखर को जिन्होंने छुआ है, यहाँ बात नजरिए की हो रही है। तो आप अपने नजरिए से में क्या बदलाव चाहते हैं और किसके लिए चाहते हैं, यह ज्यादा मायने रखता है। इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। साथ ही ये लिखते हैं कि आप चाहते हैं कि सब आपके अनुसार चलें, और यदि वो आपके अनुसार ना चले तो आपको सदैव निराशा और दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि सबका जीवन है, सब अपने अनुसार जो चाहे कर सकते हैं, तो ये चीज आपके लिए अच्छी हो जाएगी। नजरिया बहुत मायने रखता है आपके व्यक्तित्व की संरचना के लिए। कई बार लोग ये ठान लेते हैं कि हमें ये करना ही है, तो वो कर भी ले जाते हैं। लेकिन जो लोग इफ बट लगाते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर हम ये करेंगे तो पता नहीं काम हम पूरा कर पाएंगे, जिस मिशन पर चले उसे पूरा करें। एक श्रोता ने इसी तरह कुछ बात लिखी है, जैसी सोच वैसी ही, जैसी जिसकी सोच होती है वैसा ही वो कर लेता है, पर व्यक्ति के विचारों का बड़ा हाथ होता है। कभी नकारात्मक तो कभी सकारात्मक सोच ही हमारे दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है, जिससे हम सामने वाले को सही या गलत समझने लगते हैं। इसीलिए अपनी आंखों पर, अपने कान पर और अपने मन को हमेशा खोल कर रखें। किसी के कहे पर ना आए। आप खुद अच्छा सोच सकते हैं तो दूसरे की सोच को क्यों अपने ऊपर हावी होने देना है। बिल्कुल। और एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि नजरिया यानी कि आपकी नजर में आपने क्या देखा, क्या सोचा। नजरिया हमारे व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा होता है। हमारा नजरिया ही हमारी जीवन यात्रा की दशा और दिशा तय करता है। सहज रूप में देखें तो आप किसी चीज को किस नजर और इरादे से देखते हैं, वही आपके जीवन का नजरिया होता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का होता है। जब आपकी नजर निगेटिव यानी नकारात्मक हो जाती है तो नजरिया निराशा और दुख का सबब बन जाता है, और जब ये पॉजिटिव यानी सकारात्मक रूप ले लेता है तो जीवन सहज और सरल दिखने लगता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप निगेटिव नजरिए को पॉजिटिव में रूपांतरित कैसे कर पाते हैं। और साथ ही एक और हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नजरिया यानी कि आपकी नजर में आपने क्या देखा या क्या सोचा, है ना, उस चीज को हम अगर जिस तरह से बताते हैं वही हमारा नजरिया है। हाँ, एक श्रोता ने भी इस तरह की बात लिखी है। लिखा है कि दृष्टिकोण बदलने से आपको स्वचालित विचारों को विफल और संतुलित दृष्टिकोण के साथ स्थितियों को नेगेटिव करने में मदद मिल सकती है, या आपको अपने पूर्वाग्रहों को दूर करने, विकास की मानसिकता और विकसित करने, यहाँ तक कि खुद को अधिक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में स्थापित करने का मौका भी देता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि नजरिए से हमारा व्यक्तित्व तय होता है। हम किसी भी चीज को किस नजरिए से देखते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अगर हम सकारात्मक नजरिए से देखें तो हमारा व्यक्तित्व भी सकारात्मक हो जाता है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि नजरिया सबका अलग अलग होता है, जैसी सोच होती है जिसकी वो वैसा ही सोचता है। जी, एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बात सच है कि नजरिया तय करता है व्यक्तित्व। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये सारी बातें सीधे सीधे हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी की गुफ्तगू से उसकी नीयत झांक लेती है, किसी से बात करके उसके शजरे का अंदाजा होता है, या फिर ये भी कहते हैं कि ये बहुत खुद को लुबादों में छुपाने वाले बात करते हैं तो मतलब अपने आप निकल जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि नजरिया बदलने से ही स्थिति नहीं पूरा जीवन बदल जाता है। नजरिया बदलने पर या तो आप किसी को बिल्कुल सकारात्मक तरीके से देखेंगे या फिर नकारात्मक तरीके से। लेकिन अगर नकारात्मक तरीके से देख रहे हैं तो आपको अपने जीवन से निराशा ही मिलेगी। लेकिन वहीं अगर सकारात्मक तरीके से देखना शुरू कर दिया है तो फिर आपका जीवन नया मोड़ ले लेगा। आरती, आपने अक्सर देखा होगा अपने इर्द गिर्द कहीं, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे आपका घर परिवार हो, पड़ोसी हो, समाज हो, कुछ लोग हमेशा शिकायतों का पुलिंदा लिए चलते हैं और हर बात में नकारात्मक बातें करते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी लगे हैं तो ये कहते पाए जाएंगे, अरे ये तो गेट के सामने ये पौधे क्यों लगा दिया, हमें गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है, अरे आपने ये क्यों कर दिया, यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हैं, यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, उनको खेलना नहीं चाहिए। मतलब वो हर बात में नकारात्मक पहलू ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं। तो ऐसे अपने नजरियों को बदलने की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल। और अब क्या जरूरत है? एक गीत सुनने की। सुनते हैं।
खो गई आरती। वही नजरियों की ही बात कर रहे थे। तो जो हमारे श्रोता लिखते हैं कि नजरिया या दृष्टिकोण ये तय करता है कि आप जीवन को, किसी परिस्थिति को और अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं और उस पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। ये केवल चीजों को देखने का बाहरी तरीका नहीं है, बल्कि आपकी सोच, विश्वास, अनुभव और मानसिकता का परिणाम होता है। किसी भी व्यक्ति का नजरिया उसकी जिंदगी को आसान या फिर मुश्किल बना सकता है। दरअसल हमारा नजरिया हमारी सफलता और जीवन पर बहुत बड़ा गहरा असर डालता है। किसी भी बात पर कोई राय बनाने के पहले अलग तरह से सोचा जाना चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत हमें अलग बनाती है लोगों से। हर चीज में कुछ अच्छा, पॉजिटिव ढूंढने की आदत हमें कभी हारने नहीं देती। मुसीबतों में अवसर ढूंढने का प्रयास करना हमें एक मजबूत व्यक्तित्व का इंसान बनाता है। बिल्कुल। और हमें हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में सबको बदलने का प्रयास करने से कई गुना ज्यादा बेहतर है सिर्फ अपने खुद के नजरिए को बदलने का प्रयास करना। जब जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है तो सब कुछ अपने आप ही चेंज हो जाता है, बदल जाता है, सब अच्छा हो जाता है। अब चलते चलते ये गाना सुनते हैं। जी। ममता जी घड़ी की तरफ देख रही हैं आप? हाँ, घड़ी की ओर देखा और इसलिए पूरा गाना हम नहीं सुनवा सकते हैं अपने श्रोताओं को, और बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। आगे लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।